नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक पर जानकारी। कैसे करें टमाटर की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और यह एक ऐसी खेती है जिसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इसमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरकंटक, जिला अनूपपुर के विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार राठौर से। बहुत ही छोटे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा सकें। ऐसे किसान भाइयों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस या फिर ये कहें कि लघु उद्योग के बारे में आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसमें मुख्य तौर से मैं आज आपको ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो हमें आवास की आवश्यकता होती है वो हम बहुत ही कम खर्चे में आसानी से बनाया जा सकता है। किसान भाई अपने घर पे जो उनका खफरेल घर होता है उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ठंडक अच्छी बनी रहती है, एरेशन अच्छी बनी रहती है। अगर हमें व्यापारिक तौर से बृहद स्तर पे बनाना है तो हमें इसमें बांस के जो टाट आते हैं उसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं, और उसको ठंडा रखने के लिए हम उसमें जो ग्रीन नेट आता है उसको चारों ओर से कवर करके उसको ठंडा रखने के लिए बना सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे ऑयस्टर मशरूम को उत्पादन करना है, इसकी क्या विधि होती है और उनकी किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमको भूसा ले लेना है धान का, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच का टुकड़े होने चाहिए, और जितना अच्छा भूसा रहेगा उतना अच्छा हमारी मशरूम की क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। 200 लीटर का जो पानी का ड्रम होता है वो हमें लेना है, और 200 लीटर पानी के ड्रम में हमें 100 लीटर पानी रखना है। 100 लीटर पानी में केमिकल हमें जो घोरना है, कार्बेंडाजाइम 7.5 ग्राम से लेकर के 12 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, और फार्मेलिन जो डालना हमें 125 ml जो है उसमें डिसॉल्व करके, और उसको अच्छे तरीके से लकड़ी से हिला करके घोल देना है। इसके पश्चात फिर वो भूसे को, बोरी को हम उठा करके क्या करेंगे, 200 लीटर की पानी की टंकी में दबा देंगे, और ऊपर से कुछ वजनदार चीज़ रख देंगे ताकि वो हमारा कम से कम 6 घंटे और अधिकतम जो रखना है हमें 12 घंटे तक उसको डुबा करके रखना है ओवरनाइट। और अगर बोरी नहीं उपलब्ध है किसान भाइयों के पास तो डायरेक्ट भूसे को उठा करके वो क्या कर सकते हैं, टैंक में डाल देंगे और उसको 1-2 बार हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से पानी में डूब जाए। इस तरीके से जब हमारे 6 से 12 घंटे हो जाएंगे, कम से कम 6 अधिकतम 12 घंटे होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छे तरीके से हाथों से, दोनों हाथों से दबा करके उसको निथाड़ लेंगे। निथाड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जो हमने बताया आपको कि जो चटाई बिछाएंगे या फिर कोई त्रिपाल बिछाएंगे, त्रिपाल बिछाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से निचोड़ने के बाद, ताकि इतना निचोड़ना है कि अगर हाथ से दबाएं तो पानी ना टपके परंतु उसमें नमी बनी रहे। इतना करने के बाद हम उसको पूरे त्रिपाल पे उसको बिछा के फैला देंगे। फैलाने के बाद जब देखेंगे वो हल्का सा फरेरा हो गया है, फिर उसको हमें क्या करना है, अपनी पॉलीथीन बैग में उसको फिलअप करना है। पॉलीथीन बैग में फिलअप करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, एक हमें परत दर परत इसमें अपने मशरूम के बीज को मिलाना पड़ता है। पहली परत हम भूसे की बनाएंगे, उसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे। दबाने के बाद उसमें जो मशरूम का बीज रहेगा, स्पांज जिसको बोलते हैं, उसको चारों तरफ से ऐसे राउंड राउंड करके किनार किनार में डाल दिया जाता है।
हमें ध्यान रखना है कि 10 किलो में लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम स्पान तक का उपयोग करना है। बिजाई करने के बाद हमें किस चीज़ क्या करना है कि हमें जो पॉलीथीन लेना है उसको बहुत ही ताकत से दबाना है। दबाने के बाद उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से ऊपर से रस्सी से बांध देना है। बांधने के बाद हमें जब उसको, जो हमारा पोकर हमने आपको बताया था जिसको सूजा भी हम कहते हैं अपने किसान भाइयों की भाषा में, उस सूजे से क्या करना है, लगभग 8 से 12 छेद हमें उसमें कर देने हैं ताकि उसमें पर्याप्त एरेशन होते रहे और नमी का संचार आगे पीछे बना रहे। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। इस तरीके से हमारे मशरूम के बैग जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। इसको फिर हम जो सीकर बोलते हैं या रस्सी बोलते हैं उस पर स्टेप बाय करके हम लगभग, अगर हम जैसे 7 फीट का ऊंचा टांग रहे हैं तो लगभग 3 पैकेट हमारे 5-5 किलो के एक रस्सी में हम उसमें टांग सकते हैं। इस तरीके से 10 बाई 10 के कमरे में लगभग हम 50 से 60 पैकेट जो है बना करके टांग सकते हैं। और प्रति पैकेट 5 किलो जिसमें अपना पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो अपन तैयार कर रहे हैं उसमें प्रति पैकेट हमें लगभग 1.5 से 2 किलो गीला मशरूम हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम जब भी चैम्बर में प्रवेश करें तो अपने आप को सभी तरीके से स्वच्छ करके, एप्रॉन पहन के, मास्क पहन के और हमारे ग्लव्स वगैरह सारी कंप्लीट करने के बाद ही हमें हमारी चैम्बर में प्रवेश करना है। तो इन सावधानियों का, और एक आखिरी सावधानी मैं बताना चाहूँगा, जब हम मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं या तुड़ाई करते हैं तो डायरेक्ट हाथ से हमें क्लिपिंग एकदम से नहीं करना है। उसके लिए धारदार चाकू का इस्तेमाल करें या फिर अगर नहीं वो हो पा रहा है तो ग्लव्स पहन के हमें उसको क्लॉकवाइज घुमा करके उसको तोड़ना है। डायरेक्ट झटके से नहीं तोड़ना है, उससे हमारा दूसरा मशरूम जो उत्पादन होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पैकेजिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स पॉलीथीन बैग या फिर हमें जो हमारी 12 से 18 माइक्रोन की पॉलीथीन बैग आती है जो जिसमें जिपर होता है उसका ही इस्तेमाल करें और उसमें पैक करके फिर हम उसको आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में टमाटर की अगर बात करें तो इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है, लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप कुछ अधिक हो जाता है, जिसकी यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं कृषि अधिकारी SK यादव से। टमाटर में अनेक खनिज लवण विटामिन से होते हैं जो हमारी सेहत के लिए आवश्यक होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करके और किसान भाई होने वाली आर्थिक हानि से बच सकते हैं। फसलों में कीट बीमारियां एक बड़ी समस्या रहती हैं, जिनके कारण उपज में भारी गिरावट आती है। इसलिए फसल लगाने से लेकर खड़ी फसल में रोग कीटों के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं जरूर अपनाएं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि टमाटर की फसल में 2 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। पहले जो कीट होते हैं वो रस चूसक कीट होते हैं। जैसे हम बात करें रस चूसक कीटों में हरा तेला होता है, थ्रिप्स होता है, लीफ माइनर जिसको पर्ण सुरंगी कीट कहते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी होती है। ये रस चूसने वाले कीट पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह पर रस को चूसते हैं और जैसे ही इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं और उन पत्तियां प्रभावित होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। रस चूसक कीट
कई विषाणु जनित बीमारियों को भी बढ़ाते हैं, जैसे पर्णकुंचन रोग होता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन कीटों के नियंत्रण के लिए समन्वित कीट नियंत्रण हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले अगर इस प्रकार के कीट हमें पत्तियों पर अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं तो जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए या फिर उनको ज़मीन में दबा देना चाहिए और समय पर खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कीटों का जो प्रकोप होता है वो खरपतवारों से अधिक होता है। किसान भाइयों, समय की तनासी जीव प्रबंधन आप जरूर अपनाएं। अगर आप फसलों में इसे अपनाते हैं तो कीट और बीमारियों के आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और बिना रसायनों के प्रयोग किए बिना ही आपको अच्छी उपज मिल जाती है। लेकिन अगर कीट बीमारियों का अधिक प्रकोप हो जाता है तो रसायनों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। और जब इनकी लगातार संख्या बढ़ती हुई जाती है कि ETL लेवल से जब ऊपर ये चले जाते हैं तो हमें रासायनिक नियंत्रण अपनाना चाहिए। तो जैसे 0.5 ml इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और कीटनाशी हैं जैसे थायोमिथैक्सोम 25 WG है, 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे फली छेदक होता है, जैसे फल का निर्माण होने के बाद में कई बार हमारा जो फल होता है वो ख़राब हो जाता है, कई बार जड़ों में सफ़ेद लटकीट नामक प्रकोप हो जाता है, वो जड़ों को काटती है जिससे हमारे खड़े पौधे, स्वस्थ पौधे सूख जाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार किए जाए? ये कटिंग और बाइटिंग वाले कीट्स होते हैं जो काटकर और चबाकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो टमाटर की फसल में सबसे जो हानिकारक कीट हम कह सकते हैं वो फल भेदक कीट होता है। ये हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा, और ये फलों को काणे करके उनकी गुणवत्ता को ख़राब कर देता है, जिससे मार्केट में हमें उचित लाभ नहीं मिलता है और कुछ दिन बाद में ये जो फ्रूट होते हैं वो सड़ जाते हैं, जिससे हमें अधिक हानि होती है। तो इस फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आप हमेशा टमाटर की फसल के साथ में कुछ कतारें या पौधे आप हजारे या मैरीगोल्ड के लगाएं, कि इसके मैरीगोल्ड के लगाने से फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है। और खरपतवारों को समय पर निकाल देवें, क्योंकि खरपतवारों से भी इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। और जब हमें आवश्यकता हो अंत में कि अब हमें रासायनिक नियंत्रण अपनाने की आवश्यकता है तो फिर हमें कीटनाशक अपनाने चाहिए। जैसे मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, अगर हम जैविक नियंत्रण की बात करें तो जैविक नियंत्रण में जैसे NPV होता है, NPV 250 LE पर हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करके भी फल छेदक कीट को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण में आप लगभग 2.5 ml प्रोफेनोफॉस 50 cc पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC आप लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सफ़ेद लटकीट की। सफ़ेद लटकीट के लिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं फसल बुआई से पहले, उसमें हमें पर हेक्टेयर लगभग 15 से 20 kg कार्बोफुरान 3% ग्रेन्यूल दवा को भूमि में मिलाकर उसके बाद में ही फसल की बुआई करनी चाहिए। अगर सफेद लट कीट का प्रकोप खड़ी फसल में दिखाई दे रहा हो तो उस दशा में सिंचाई पानी के साथ क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करने से इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से हम इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करें और समय पर पहचान सकें तो जो हानि होती है उस हानि से किसान भाई बच सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इससे अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस मौसम में बकरियों की उचित वृद्धि विकास के लिए देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर दानवीर सिंह।
गर्मियों का समय आने वाला है जिसमें कि हम बकरियों को कैसे रखें, देखभाल ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान रख लें तो हम जो होने वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें कि मृत्यु दर बढ़ जाए उसको हम रोक सकते हैं। हमारे आवास में ऐसी क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जिनसे कि हम बकरियां हैं हमारी स्वस्थ रह सकें। सर्वप्रथम है गर्मी हवाओं का तेज़ हो जाती हैं, उनसे भी हमको उसको बचाव करना है। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होते हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहें तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। फर्श में हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फर्श हमारा कैसा होना चाहिए, उसका ढलान अति आवश्यक है, वरना क्या होता है कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घनी छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बकरियों का आहार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है जिससे बकरियों का शारीरिक विकास अच्छा हो और बकरी पालन से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए उनका आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। चारा प्रबंधन एक अति आवश्यक वो है जो क्योंकि उसी पे हमारा निर्भर करता है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस समय हमको जो देने हैं ऊर्जा वाले हमको जिसमें कम करके थोड़ा सा प्रोटीन वाला पार्ट बढ़ा देना है और प्रत्येक बकरी को कम से कम 300 से 500 ग्राम तक, वजन पर निर्भर करता है कि वजन कितना है हमारे पशु का, इतना हमको उनको दाना देना ही पड़ेगा। और दाना का भी एक वो है कि दाना मिश्रित होना चाहिए, किसी एक अनाज का नहीं बना होना चाहिए जिसमें हम मक्का या उसमें चनाचुरी थोड़ा बहुत ये खल या केक के नाम से इसको कहते हैं वो भी हम मिला सकते हैं, चापड़। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं वह भी हम दिन में लगा दें। ये जो जितना मिश्रित रहेगा उतना ही वह दाना उसके लिए शरीर के लिए उपयोगी होगा और कम खिलाने में ज़्यादा वजन की वृद्धि करेगा। तो इसीलिए दाने पर विशेष ध्यान रखना है। जो आवास है हमारा उसमें पानी का एक समुचित व्यवस्था रखें। पानी की अति आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय क्या होता है शरीर से पसीने के रूप में बाष्पोजन बहुत सारा होता है और वह साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि पानी 2 से 4 या 5 बार तक भी हमको जितना है हम उनको समय समय पर उनको पानी का प्रबंधन कराते रहें। खासकर ये जो हमारे पशु हैं चरने वाले हैं, चरने का जो समय है कम से कम 7 से 8 घंटे हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देते हैं तो विभिन्न जैसे प्रजनन क्षमता है और शरीर में की वृद्धि दर भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये समय आता है कि समय क्या रखें चराने का, तो चराने का जब कि हमें मालूम है कि अभी सूर्य की किरणें सीधी तेज़ पड़ रही हैं तो हमें दोपहरी का समय वो हमको बचा के रखना है। 3 घंटे के आसपास में हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास निकाल सकते हैं और 3 घंटे के आसपास हम शाम को जिसको शाम का समय कहा जाता है कि 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास भी हम पशु को आसानी से चराने के लिए ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बकरियों में कई तरह के रोगों की समस्या आती है जिसकी वजह से बकरियां कमजोर हो जाती हैं और उनके उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें बकरियों का रोगों से बचाव, आइए जानते हैं। जैसी गर्मी बढ़ती है तो उनके जूं हैं या कुछ इस टाइप के कीड़े हैं वो उनके शरीर को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वह भी हमको चेक करते रहना है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनके शरीर पर लगा के उसको बाहर किया जा सकता है। बकरियों में होती है एक होती है पीपीआर से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होता है और सबसे बड़ी समस्या इसकी है कि अगर एक बकरी को आता है तो ये सभी बकरियों में यह रोग फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए इसका मुख्य बचाव है कि आप इसमें टीकाकरण करें। बारिश से पहले तो इसका टीका करना अति आवश्यक है। गर्मियों के समय आप इनका क्या करेंगे कि टीका लगवा ही लेंगे। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है खुरपका मुंह पका, जिसमें क्या होता है कि पैर फूट जाते हैं, बकरियां चल नहीं पाती हैं, मुंह भी आ जाता है तो भोजन प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इनको
बचा सकते हैं। तो ये जो टीके हैं 3-4 टीके जिनको हमको बकरियों को करना ही है, और जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो इन चीज़ों को देखते रहें और अच्छे से इन चीज़ों पर अगर गौर करेंगे तो उनका फार्म और भी बेहतरीन तरीके से चल पाएगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम भानपुर, जिला रतलाम के किसान हनुमान प्रसाद ने। आप रीपर कंबाइंडर मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कटाई के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं रबी क्रॉप के लिए, रबी की फसलों में जैसे कि गेहूं आ जाता है हमारा, तो अगर कटाई यंत्रों की बात करें तो हमारे पास मार्केट में 3 तरह के कटाई यंत्र हैं। पहला तो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कंबाइंडर, जिसको बोलते हैं स्वसंचालित रीपर कंबाइंडर। तो उससे क्या होता है कि आपका जैसे कि अगर मान लीजिए गेहूं की आप कटाई कर रहे हैं तो वो कटाई करने के साथ साथ ही वो गठरी बना देता है। तो इससे क्या होता है कि किसानों को, जैसे कि छोटे रकबे वाले किसान हैं, तो उनको ये फायदा हो जाता है कि उनको फिर से बंडल नहीं बनाना पड़ता है, तो इससे उनके श्रम की बचत होती है। अगर देखें तो इसका जैसे कि आप मान लीजिए अगर कोई हाथ से कटाई करता है तो ये आंका गया है कि 0.018 हेक्टेयर पर आवर, मतलब उसको पूरा दिन लग जाएगा तब जाके कट्ठा भर वो कटाई कर सकता है। लेकिन अगर यही सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कंबाइंडर की बात करें तो इसमें हमारा जो फील्ड कैपेसिटी होता है वो 0.2 हेक्टेयर पर आवर, मतलब अगर 5 घंटे अगर हम मशीन चलाते हैं तो 1 हेक्टेयर जैसा आपका खेत की कटाई हो सकती है। तो इसमें ये भी होता है कि गठरी साथ बन जाता है। दूसरा जो हमारा होता है, और इसका जो कीमत बता सकते हैं आप, 4.5 से 5 लाख के बीच का है कीमत, और 40% सामान्य जाति वर्गों के लिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 50% तक का भी अनुदान दिया गया है। अगर आप बड़े किसान हैं और अगर आप इसको कस्टम हायरिंग भी देना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रखरखाव के बारे में। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा ले या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरह से समायोजित कर लेना चाहिए जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनकी प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।